नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे 19वीं सदी के भारत की एक शाम में चलते हैं। आसमान एकदम साफ है, सूर्यास्त होने वाला है और गंगा के किनारे 3 बच्चे घोड़ों पर सरपट दौड़ रहे हैं। ये कोई आम शाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गाथा की शुरुआत है। अब देखिए, इस रेस में अचानक क्या होता है। एक 16 साल का लड़का अपने घोड़े से गिर जाता है। उसके सिर से खून बह रहा है और वो दर्द से कराह रहा है। लेकिन यहाँ जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो है 13 साल की एक छोटी बच्ची का रिएक्शन। वो बिल्कुल नहीं घबराती। वो तुरंत अपना घोड़ा रोकती है, फुर्ती से छलांग लगाती है और बिना किसी डर के उस लड़के से कहती है, घबराओ मत, चोट बहुत गहरी नहीं है, लहू बहने का कोई डर नहीं। सोचिए, वो बच्ची न सिर्फ उसे सांत्वना देती है बल्कि उसे अपने घोड़े पर बैठाकर लगाम खुद थामकर सुरक्षित घर भी ले जाती है। और यहीं से हमें देखने को मिलती है छबीली की अदम्य आत्मा। ये कोई आम बचपन का किस्सा नहीं है। ये उस बच्ची की कहानी है जिसे दुनिया ने आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। ये घटना उनकी उस निडर स्पिरिट का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। ये बच्ची इतनी सुंदर और चंचल थी कि पेशवा बाजीराव और उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग उसे प्यार से छबीली कह के बुलाते थे, जिसका मतलब होता है एक नखरे वाली सुंदर लड़की। लेकिन मनु को इस नाम से सख्त नफरत थी। लिटरली वो चिढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि ये नाम उस आग, उस योद्धा वाली महत्वाकांक्षा को पूरी तरह इग्नोर कर देता था जो उसके अंदर जल रही थी। जब भी कोई उसे छबीली कहता, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती थी। उसे बस एक सुंदर लड़की बनकर नहीं रहना था। ब्रिटिश शासन के अधीन निर्वासन। अब मनु के इस विद्रोही स्वभाव को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाके उस दौर के राजनीतिक माहौल को देखना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1818 में शक्तिशाली पेशवा शासन का अंत हो चुका था। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में निर्वासित कर दिया था। इसके काफी साल बाद 1836 में काशी में मनु का जन्म होता है और जब वो मुश्किल से 4 साल की थी, 1840 में उनकी माता भागीरथी बाई का निधन हो गया। ये वो शुरुआती घटनाएं थीं जिन्होंने उनके बचपन का पूरा बैकग्राउंड तैयार किया। अब स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 8 लाख रुपए, ये बहुत क्रूशियल है। अंग्रेजों ने पेशवा को हर साल 8 लाख रुपए की पेंशन बांधी थी। आज के हिसाब से सोचें तो ये बहुत बड़ी रकम थी। इस पेंशन ने बिठूर के निर्वासित राजघराने की जिंदगी को बहुत आरामदायक तो बना दिया था, लेकिन साथ ही एक गहरा ठहराव भी ला दिया था। बिना कुछ किए जब इतना पैसा मिल रहा हो तो लोगों में एक तरह का समर्पण और सुस्ती आ ही जाती है। कोई भी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मनु की लाइफ इस सुस्ती से कोसों दूर थी। बिना मां के उनकी परवरिश उनके पिता मोरोपंत तांबे ने की, और वो भी किसी नाजुक राजकुमारी की तरह नहीं। वो पेशवा के दत्तक पुत्रों नाना और राव साहब के साथ लड़कों की तरह पली बढ़ी। उन्होंने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ी, अखाड़े में मलखम सीखा, कुश्ती लड़ी, तलवारें चलाईं और बेहतरीन घुड़सवारी सीखी। उस जमाने में औरतों से जिस तरह के बर्ताव की उम्मीद की जाती थी ना, मनु बिल्कुल उसके उलट थी, एकदम अलग। और इसी से पनपा उनका एक विद्रोही दृष्टिकोण। लड़कों के बीच इस तरह पलने बढ़ने और हथियारों की ट्रेनिंग ने मनु के अंदर एक ऐसा नजरिया पैदा कर दिया था जो बिठूर के बाकी राजघराने से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। और ये बात दोनों की सोच के बीच के सबसे बड़े टकराव को दर्शाती है। एक तरफ बिठूर के बड़े बुजुर्ग थे जो ये मानकर बैठ गए थे कि भाई अंग्रेजों का भाग्य बहुत तेज है, इसलिए अब चुपचाप शांत जीवन जीने में ही भलाई है। दूसरी तरफ थी अपनी मनु। वो इस भाग्य या किस्मत वाले लॉजिक को सरासर कायरता मानती थीं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियों से बहुत प्रेरित थीं और हार मानकर बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थीं। मनु ने अंग्रेजों की इस तथाकथित किस्मत पर सीधा और बहुत ही तीखा सवाल दाग दिया। जब पेशवा बाजीराव ने कहा कि अंग्रेजों का भाग्य प्रबल है, तो मनु का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, क्या भाग्य में शूरवीर होना लिखा रहता है? यदि ऐसा है तो अनेक सिंह सियार होते होंगे और अनेक सियार सिंह। मतलब क्या बहादुरी किस्मत से तय होती है? बिल्कुल नहीं। जो किस्मत के भरोसे बैठता है वो कायर है। मनु बिना लड़े हार मानने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। नियति के 10 हाथी। मनु की इस गजब की महत्वाकांक्षा को और गहराई से समझने के लिए उनके बचपन का एक बहुत ही मशहूर किस्सा सुनाता हूं। यह आपको बताएगा कि उनका आत्मविश्वास किस लेवल का था।
तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन नाना और राव साहब हाथी पर बैठकर घूमने जा रहे थे। मन्नू ने भी साथ जाने की जिद की, लेकिन नाना ने उन्हें साथ ले जाने से साफ मना कर दिया और महावत को हाथी आगे बढ़ाने को कह दिया। मन्नू को ये बात बहुत चुभी। जब उन्होंने अपने पिता मोरोपंत से हाथी को वापस बुलाने की जिद की तो उनके पिता ने थोड़ी लाचारी में कह दिया कि बेटी, हम अब राजघराने के नहीं हैं, तेरे भाग्य में हाथी नहीं लिखा है। पिता की ये बात सुनकर मन्नू रोई नहीं, ना ही टूटी, बल्कि उनका जो जवाब था ना, वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने पूरी शान से सर उठाकर एक चुनौती के अंदाज में कहा, मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। जरा सोचिए इस बात को। ये सिर्फ किसी बच्चे की जिद नहीं थी, ये उस निर्वासित जीवन को दी गई एक सीधी चुनौती थी। ये एक ऐलान था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखने वाली हैं। झांसी की रानी, और जैसा कि उन्होंने बचपन में ही दावा कर दिया था, उनकी ये महान नियति जल्द ही सच होने लगी। ये तब हुआ जब झांसी के राजा गंगाधर राव के लिए एक योग्य रानी की तलाश में शाही दूत तात्या दीक्षित बिठूर पहुंचे। यहां जो बात सच में नोट करने वाली है वो ये कि तात्या दीक्षित ने मनु को परखा कैसे। उन्होंने देखा कि मनु की कुंडली बहुत ही असाधारण थी, बिल्कुल किसी महान रानी जैसी। इसके साथ ही उनका युद्ध कौशल, उनकी गजब की हाजिर जवाबी और उनकी उग्र स्वतंत्रता। दीक्षित को लगा कि झांसी के सख्त राजा गंगाधर राव के लिए इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। जहां बाकी लोग मनु की इस आजाद सोच को एक कमी मानते थे, दीक्षित ने इसे रानी बनने का सबसे बड़ा गुण माना। और देखें, सगाई के दौरान भी जब मनु एक होने वाली रानी की भूमिका में कदम रख रही थी, उनका वो बिंदास विद्रोही स्वभाव कहीं छिपा नहीं। जब बाकी बच्चों ने उन्हें चिढ़ाया कि झांसी में तो तुम्हें झुककर दबकर रहना पड़ेगा, तो मनु ने बेधड़क होकर हंसते हुए कहा कि वो झांसी में भी घुड़सवारी करेंगी और किसी के सामने कभी झुककर नहीं चलेंगी। वो बदलने वाली नहीं थीं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम उनका ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। बिठूर में पली बड़ी एक निडर लड़की जो किस्मत के आगे घुटने टेकने के बजाय उसे चुनौती देती थी, वो अब झांसी के राजा के साथ शाही सगाई के बंधन में बन चुकी थी। ये उस महान ऐतिहासिक शख्सियत के उदय का मोमेंट था जो आगे चलकर अपने उसी बचपन के साथी यानी भविष्य के तात्या टोपे के साथ मिलकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर होने वाली थी। खैर, इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, एक ऐसी छोटी लड़की जिसने बचपन से ही अंग्रेजों की किस्मत और उनकी अजेयता को मानने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके अंदर कभी न बुझने वाली एक आग थी, उस अदम्य भावना ने आगे चलकर पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को कैसे हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के गलियारों में आज भी गूंजता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि महानता रातों रात नहीं मिलती, वो बचपन के उसी दृढ़ संकल्प और साहस से गढ़ी जाती है। आज के इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।